Namaskar. Welcome back to our channel Law Journey. This is me Yogesh Tiwari. And friends, in this video we cover up the following topics. Starting from history of taxation in India, then cess and surcharge, types of taxes, direct and indirect both, then हम पढ़ेंगे definition of income और साथ में पढ़ेंगे एक केस CIT वर्सेस GR कार्तिकेयन का जो कि इनकम की डेफिनेशन के क्लॉज 9 पर बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्टेड. हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया. टैक्स शब्द लैटिन शब्द टैक्सारे या टैक्सों से लिया गया है. इसका अर्थ है किसी चीज का मूल्य आंकना. कर सरकार द्वारा राज्य के उपयोग और सेवा के लिए लगाए जाते हैं. इन्हें राज्य द्वारा माल या सेवा की खरीद या बिक्री के लिए लगाया और एकत्र किया जाता है. कर राज्य को राजस्व प्रदान करते हैं और इसलिए यह किसी भी प्रकार की सरकार द्वारा प्रशासन की किसी भी प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है. अर्थव्यवस्था की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि कर प्रणाली कितनी अच्छी है और कितनी न्यायपूर्ण है. कर प्रणाली किसी देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है और उसकी समृद्धि को बढ़ा सकती है. ये बदले में उसके नागरिकों को खुश और अधिक उत्पादक बनाता है. एक कुशल कराधान नीति जीडीपी में वृद्धि की ओर ले जाती है. इसे तभी सही माना जाता है जब यह अर्थव्यवस्था में आवंटन, वितरण और स्त्रीकरण कार्य करती है. टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स वे टैक्स होते हैं जिन्हें कोई इकाई सीधे सरकार को भेजती है और इसमें आयकर, संपत्ति कर आदि शामिल होते हैं जो डायरेक्ट सरकार आपसे लेती है. अप्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट टैक्स वे होते हैं जिन्हें कोई इकाई तीसरे पक्ष के माध्यम से भेजती है. माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है. जैसे आप मान लीजिए स्टारबक्स जाते हैं और वहाँ कॉफ़ी ऑन ऑर्डर करते हैं तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है जो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को ना देकर बल्कि रेस्टोरेंट के मालिक को देते हो और वो आपने जो टैक्स उसे पे किया है वो उस टैक्स को सरकार को पे करता है. फिर से समझिए, टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप सीधे तौर पे गवर्नमेंट को पे करते हो और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप सीधे गवर्नमेंट को ना देकर किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से टैक्स देते हो. ये टैक्स के जो हेड्स हैं इनको हम अलग से पढ़ेंगे. उपकर सेस. भारत में यह सिद्धांत हमेशा से था कि राज्य कृषक से उसकी उपज का एक निश्चित भाग ही कर या माल गुजारी के रूप में ले सकता है. हिंदू काल में यह भाग उपज का 1/6 और मुस्लिम काल में 1/3 निश्चित किया गया था, किंतु शासकों द्वारा सदैव इस सिद्धांत का दुरुपयोग किया गया है. मालगुजारी तो परंपरागत 1/6 भाग ही रही, किंतु अतिरिक्त उपकर लगाए गए. मालगुजारी के अतिरिक्त जो कर लगाया गया उसे ही उपकर कहा गया. लगान और उपकर में अंतर होता है. लगान जोत भूमि पर देय होता है और उपकर सार्वजनिक सुविधा के लिए देय होता है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 270 सरकार को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपकर लगाने और फिर कर राजस्व को संघ और राज्यों के बीच वितरित करने की अनुमति देता है और ये देना कंपलसरी होता है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 271 संसद को संघ के उद्देश्यों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर सरचार्ज लगाने की शक्ति देता है. अधिभार संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की विधि का अपवाद है. संसद अनुच्छेद 269 और 270 में निर्दिष्ट किसी भी शुल्क या कर को अधिभार द्वारा बढ़ा सकती है. अधिभार का उपयोग संघ के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और इससे प्राप्त राशि संचित निधि में जाती है. अनुच्छेद 246A के अंतर्गत माल एवं सेवा कर पर अधिभार लागू नहीं होता. इनडायरेक्ट टैक्स पर सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता. अब हम आते हैं इनकम की डेफिनेशन पर. दोस्तों, इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है. अधिनियम की धारा 224 केवल यह बतलाती है कि आय में क्या क्या शामिल किया जाता है. सामान्य अर्थों में आय, इनकम से तात्पर्य किसी सुनिश्चित स्रोत से समय समय पर प्राप्त होने वाले धन या धन के मूल्य से लगाया जाता है. आय के अंतर्गत लाभ और अभिलाभ, लाभांश, वेतन, कोई विशेष भत्ता, करदाता को स्वीकृत कोई भत्ता, पूंजी लाभ जो धारा 45 के अंतर्गत कर योग्य है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, दौड़, घुड़दौड़ सहित, ताश के खेल व अन्य किसी प्रकार के जुए या सट्टे से प्राप्त कोई राशि आय मानी जाती है. जो पॉइंट 7 है इसको CIT वर्सेस GR कार्तिकेयन केस से समझते हैं. पॉइंट 7 कहता है
कि कोई इनकम जो लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पहेली से या दौड़ ताश के खेल से या अन्य किसी प्रकार के जुए से या सट्टे से प्राप्त कोई राशि होगी, उसे आय माना जाएगा। इस केस में एक असेसी ने अखिल भारतीय राजमार्ग मोटर कार प्रतियोगिता में भाग लिया और विजेता घोषित होने पर राशि प्राप्त को आयकर अधिकारी ने रुपये की पुरस्कार राशि भी शामिल की। प्रासंगिक मूल्यांकन के लिए उसकी आय में पुरस्कार राशिखंड 24 में आय की परिभाषा पर निर्भर करते हुए वर्ष आयकर अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत प्रतिवादी करदाता द्वारा प्रस्तुत अपील पर अपीलीय सहायक आयुक्त ने माना कि क्योंकि रैली ये कोई दौड़ नहीं है, इसमें स्किल को यूज किया जाता है, यह मुख्य रूप से कौशल और सहन शक्ति के साथ साथ वाहन की विश्वसनीयता का परीक्षण था। असेसी कहता है कि रसीद आकस्मिक प्रकृति की थी, फिर भी यह आय रसीद नहीं थी और इसलिए अधिनियम की धारा 10/3 के प्रावधानों के बाहर थी और इसलिए अधिनियम की धारा 10 उपधारा 3 के प्रावधानों के बाहर थी। इस दृष्टिकोण में उपखंड में संबंधित रसीद को शामिल नहीं किया जा सकता है, जो करदाता द्वारा एक दौड़ में भाग लेने पर प्राप्त की गई थी, जिसमें वाहन चलाने में कौशल शामिल था। रैली एक दौड़ नहीं थी, इसलिए पुरस्कार राशि को आय नहीं माना जा सकता। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टैक्सेशन लॉ के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय श्री राम।